टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर ने अब एमपी पुलिस की वर्दी में वो दिखाई देंगे। विवेक सागर ने आज भोपाल में डीएसपी के पद पर ज्वाइन किया है। विवेक सागर को डीएसपी बनाने का मुख्यमंत्री ने वादा किया था और इसके बाद गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए थे। ऐसे में आज डीआईजी इरशाद वली सहित तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में विवेक सागर को ज्वाइन कराया गया। फिलहाल विवेक को 1 स्टार लगाया गया है। प्रोविजन अवधि पूरी होने के 2 साल बाद विवेक सागर को 2 स्टार्स और मिलेंगे। एमपी पुलिस में डीएसपी बनने के बाद विवेक सागर आज ही जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके विवेक सागर को बधाई दी। उन्होंने लिखा, ओलंपियन और मध्य प्रदेश पुलिस के नए डीएसपी विवेक सागर, आपको वर्दी में देखना बेहद सुखद है। मुझे विश्वास है कि आप खेल के साथ ही साथ अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से भी युवाओं को जीवन में सदैव सर्वश्रेष्ठ करने की प्रेरणा देते रहेंगे। आप आगे बढ़ते रहें, आनंदित रहें। ये तस्वीरें हम आपको भी इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब बात एमपी की महाभारत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कमलनाथ और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अपना घर संभाल नहीं पा रहे और बिकाऊ की बात करते हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल भी किया, वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था, ये भी तो बता दो। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली से भोपाल तक यही हाल है। राहुल गांधी ने अच्छी खासी पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ में गदर मचा हुआ है। उन्होंने कमलनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि इधर उंगली उठाने से अच्छा है कि G23 से बात करें। कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो। वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो पहले। शर्म नहीं आती है कहते हुए। भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राहुल बाबा उदाहरणे में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहे। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल और हमें दोष दे रहे। कपिल सिब्बल, नटवर सिंह सब लगे। G23 से तो बात करो कमलनाथ, इधर उंगली उठाते हो। मैंने तो कभी बीमार नहीं कहा भैया। अब वो कह रहे हैं कि शिवराज जी बीमार है, मेरे साथ रेस कर लो। मरे में रेस करने का बात कभी नहीं करूंगा भाई। मैं दुश्मन थोड़ी हूं। तो वही एमपी में उपचुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है और इसके साथ ही शायद बीजेपी के प्रत्याशी की तलाश पूरी हो सकती है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता सुलोचना रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज भोपाल बीजेपी दफ्तर में सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इससे पहले सीएम हाउस में भी सुलोचना रावत और विशाल रावत ने सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की थी। सुलोचना रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ आदिवासियों की बड़ी नेता मानी जाती हैं। ऐसे में अब बीजेपी उन्हें जोबट उपचुनाव में कैंडिडेट बना सकती है। ठीक है, अभी उसका लेकिन करा देंगे। और बीजेपी में शामिल होने पर सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बताया है। कांग्रेस के बिकाऊ वाले आरोपों पर विशाल रावत ने कहा कि बिकाऊ होते तो कहां से कहां पहुंच जाते। श्रीमती सुलोचना रावत जी आज भाजपा में शामिल हुई हैं और उनके साथ उनके बेटे विशाल ने भी भाजपा का दामन थामा है। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह रही जो आपने भाजपा का दामन थामा है। जी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जो एक विकास का सैलाब चल रहा है, जो उसको देखते हुए हमने लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। मेरा सवाल सुलोचना जी से रहेगा कि अचानक भाजपा में शामिल होने का फैसला कैसे आपने किया? जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। इतने सालों की जो राजनीतिक थी उनको महत्व नहीं मिलता। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के जो विशाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि
आपके भाजपा में आने के बाद कांग्रेस ये कह रही है आपको कि बिकाऊ लोग जो हैं वो चले जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि 10 इलेक्शन अगर किसी परिवार ने जीता के दिए थे कांग्रेस को, उस समय उन्हें ये एहसास नहीं था। जब पार्टी से अलग हो गए, जब उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पे आई थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। एक परिवार की सीमित पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, जहाँ पे विचारधारा कांतिलाल जी भूरिया, विक्रांत जी भूरिया, चाहे कोई भी ले लें, सिर्फ उनकी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हर छोटे कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी का आज परिणाम उनको भुगतना पड़ा। इसमें बिकने की कोई बात नहीं। अगर रावत परिवार बिकता तो आज कहाँ से कहाँ होता। उनकी पृष्ठभूमि हम देखें तो हम लोग वहीं के वहीं हैं। सुलोचना जी, क्या भाजपा से अगर अवसर मिलता है तो आप जोबट से चुनाव लड़ेंगे? ये संसदीय जो भी नेतृत्व है, जो भी भाजपा का जो जितना नेतृत्व है वो देखेगा, ये हमको सोचने का कोई वो नहीं। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, भोपाल। तो एमपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से नितेंद्र राठौर को पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन खंडवा सीट के लिए उम्मीदवार की तलाश जारी है। इस रेस में अरुण यादव तेजी से दौड़ रहे हैं। खबर है कि अरुण यादव ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। यहां पर वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और तो और उन्होंने कल भोपाल में कमलनाथ की जो बैठक हुई आवास पर, उसमें भी वो नहीं पहुंचे। कांग्रेस के चुनाव को लेकर ये बैठक थी, लेकिन इससे वो दूरी बनाकर रखते हुए नजर आए। हालांकि बैठक के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने जरूर कहा कि उपचुनाव के लिए वो योग्य प्रत्याशी हैं। अरुण यादव ने आज एक शेर भी बाकायदा ट्वीट की है और विरोधियों पर उन्होंने जमकर हमला बोला। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट के लिए जहां पर एक और अरुण यादव दावेदारी कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर के लिए टिकट की मांग कर दी है। तो खंडवा उपचुनाव में टिकट के दावेदार अरुण यादव ने ट्वीट कर विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। उनका ये ट्वीट और इसके जरिए उन्होंने इशारों में अपने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। अरुण यादव के ट्वीट के मायने क्या हैं, ये सवाल इस वक्त उठे हुए हैं, क्योंकि अरुण यादव क्या बागी तेवर अपनाए हुए हैं, क्या वो बागी हो चुके हैं? ये तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त सियासी फिजाओं में उठ रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सियासत गर्मा रही है उसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं धार की, जहां के अमझेरा में एक भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी ये है कि मनावर रोड पर मजदूरों से भरे पिकअप वैन की सीमेंट से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। इससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने दुख जाहिर किया वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। दुखद हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग ऐसे जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम मनोज उपाध्याय के नेतृत्व में प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाया। जवाहर शंभवी और श्याम सुंदर गोपालानी के मैरिज गार्डन को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। सड़क और राष्ट्रीय प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और इस जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दमोह शहर की खस्ताहाल हो चुकी सड़कों को लेकर अक्सर लोगों की नाराजगी देखने को मिलती है। तो सड़कों के गड्ढे को लेकर सियासत भी होती है। बावजूद इसके सड़कें ठीक नहीं हो पा रही और अब आम लोग ही अपने पैसों से सड़कों के गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। दरअसल दमोह में कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ ने एक मुहिम की शुरुआत की। इसमें कार्यकर्ता खुद ही सीमेंट गिट्टी डालकर सड़कों के गड्ढे भरने का कार्य कर रहे हैं।
आम लोगों से भी अपने घर और दुकान के आगे के गड्ढे भरने को वो कहते हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। और जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे गांधीवादी तरीके से। और अगर गांधी जी ने ऐसा सोचा होता कि मुझे जेल हो जाएगी, और वो कई बार जेल भी गए और वो अपने घर में बैठ जाते, तो आज भी हमारा देश किसी न किसी अंग्रेज की गुलामी कर रहा होता। तो वहीं उज्जैन में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सिंहस्थ क्षेत्र में मकान बनवाने की इजाजत कैसे दी गई। इनकी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। चिन्हित किए गए 350 मकान तोड़े न जाएं, या तो फिर सरकार 5 गुना मुआवजा दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई होने तक वो किसी का भी मकान टूटने नहीं देंगे। दरअसल कलेक्टर ने सर्वे कराकर साल 2016 में हुए सिंहस्थ के बाद बने मकानों को अवैध घोषित करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कुछ कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। उनके मकान तोड़े गए। करीब 350 मकानों की लिस्ट तैयार की गई। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। उन मकानों में रहने वाले सिस्टम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि अगर मकान अवैध है तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया और वहां पर सड़कें कैसे बन गई। में फ्लैट लेके मकान बनाया है, तो श्रीमान जो कलेक्टर जी महोदय कहते हैं इनको हटा के मुआवजा दे देंगे, तो मुआवजा कितना मिलेगा? मिलने के बाद क्या फ्लैट मिल जाएगा उज्जैन में? मकान की लागत कौन देगा? हम तो नहीं मर गए झेल खा के, आपके सामने कितने मर रहे हैं? जो सिंहस्थ क्षेत्र में जो 2 बीघा 3 बीघा का काश्तकार है, जिनके बाप दादाओं की जमीन है, अगर किसी के घर में मौत मैयत हो जाती, शादी ब्याह हो जाता है, 2 बीघा में आदमी कैसे अपना परिवार पालेगा, कैसे शादी ब्याह करेगा? अगर उन लोगों ने प्लाट काटे तो वो भू माफिया की श्रेणी में नहीं आते हैं, हमारा ऐसा कहना है। आप रजिस्ट्री पे रोक लगाइए शेष जमीन पे, मतलब सब तरफ से आपको पैसा चाहिए, पर प्रधानमंत्री के जो 2.5 लाख रुपए आते हैं वो भी लोगों को दिए गए हैं। अब मेरा का कहना है कि इतना संवेदन के बाद अगर प्रशासन कार्रवाई करेगा तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जेसीबी के आगे आऊंगा, मुझे प्रशासन को बंद करना पड़ेगा। मेरे ऊपर जेसीबी चलेगी, उसके बाद एक भी मकान टूटेगा। मेरे रहते रहते एक भी मकान नहीं टूटने दूंगा। इस संबंध में हमारे द्वारा ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञापन का विधि अनुसार परीक्षण करके जो भी नियमानुसार चीजें सही होगी उसको हम लोग निर्णय करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर कितने रुपए की कार्रवाई के लिए नोटिस? सब प्रक्रियात्मक चीजें हैं, जिसमें कि हर कॉलोनी का अलग अलग चीजें हैं, सब जगह पर अलग अलग समय पर नोटिस वगैरह जारी है। वैसे ही नियम के अनुसार जैसे कार्रवाई होगा संपादित करेंगे। आगे की चीजें आगे वाले समय में तय की जाएगी, अलग से सूचना उसकी पत्र से दी जाएगी। तो वहीं बालाघाट में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर रैली निकाली। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ के नारे लगाए और मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने बताया कि प्रदेश में पेंशन को लेकर दोहरा मापदंड है। 32 से 35 साल सेवा करने के बाद भी उन्हें काफी कम पेंशन मिलती है और इससे घर चलाना बेहद मुश्किल है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन लागू करने और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने की मांग की। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हमारे प्रांत अध्यक्ष भरत भाई पटेल जी के नेतृत्व में आज आजाद अध्यापक संघ पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए शंखनाद किया है और मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा जाना है। शासन को कलेक्टर के माध्यम से भेजेंगे और इसमें जो भी शासन का नियम निर्णय होगा वो हमको मानना पड़ेगा। और इनने कुछ ये 23 नामों का जिक्र किया है जिसका अलग से ज्ञापन दिया है कलेक्टर स्तर पर। इसके लिए हम कल टीएल बैठक में इसको डीओ साहब के सामने रखेंगे इस मुद्दे को। बड़ी खबर है होशंगाबाद से। यहाँ पर पचमढ़ी स्थित एक होटल से 4 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग जुआ खेलते पकड़े गए। इनमें से एक एसआई और 3 आरक्षक हैं। मौके से करीब 62,000 रुपए भी जब्त किए गए। पचमढ़ी थाने में पदस्थ आरोपी आरक्षक को एसपी ने निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थ 3 अन्य पुलिसकर्मियों पर पीटीएस पचमढ़ी कार्रवाई करेगी। पचमढ़ी के कार्यवाहक थाना प्रभारी रूपलाल उइके ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल के कमरा नंबर 306 में जुआ का खेल चल रहा है और इस पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को पकड़ा गया। डिलाइट होटल में जुआ खेल रहे हैं, जिसकी सूचना की तस्दीक है तो हमने वहाँ पे दबिश दी।
जो वहाँ पे 10 लोग करीब जुआ खेलते पकड़ाए, जिससे करीब 62,230 रुपये करीब मसरूका जब्त। तो वहीं बैतूल में एक महिला ने बीच बाजार में सब्जी विक्रेता की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आरोप है कि बैतूलगंज इलाके में एक सब्जी विक्रेता ने महिला को गंदे इशारे किए। इसके बाद महिला ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई खाने वाले शख्स महिला को पैर पकड़